हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राज एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे परिवार से होता है। वो जब गांव घूमने जाता है तभी उसे वहां की रहने वाली लाली से प्यार हो जाता है और वो उसे शहर ले आता है, जहां उन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। लेकिन शादी के बाद ससुराल वाले और राज लाली की ऐसी बेवकूफियां देखने लगते हैं जिनसे उनका सर ही चकराने लगता है। सुबह सवेरे लाली राज के लिए उसकी कोल्ड कॉफी बनाकर लाती है। राज जी, ये लीजिए आपकी कॉफी। राज जब वो कॉफी पीता है तब उसका मुंह जल जाता है। आ, 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 यार इतनी गर्म कॉफी कोई बनाता है क्या भला? ओहो, और मैंने तुमसे कोल्ड कॉफी बनाने को कहा था, हॉट कॉफी नहीं। सॉरी राज जी, वो रिया दीदी ने तो मुझे कहा था कि कोल्ड यानी गरम और हॉट यानी ठंडा। ओह ओह, अरे मेरी दिमाग से पैदल बीवी, रिया भाभी ने तुम्हें सही बताया होगा। तुमने ही अपने दिमाग के घोड़ों को तेज दौड़ाया होगा। तुम्हें और आता ही क्या है। सॉरी, वो अब वो करना बंद करो और जाओ रिया भाभी या माँ से कहकर मेरे लिए ठंडी यानी कोल्ड कॉफी ले आओ। सुबह सुबह जीभ की इस्त्री कर दी मेरी। और हाँ, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे अपने सर से बात करनी है कॉल पर। क्या कहा? सर से बात करनी है? मतलब सर और पैर से कैसे बात कर सकते हैं? कोई बात तो मुंह से करते हैं ना। ओफो, अरे बाबा तुम जाओ यहाँ से। पहले पता होता कि तुम इतनी होशियार हो तो मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करता। जाओ यहाँ से। राज की ये बातें सुनकर लाली कमरे के बाहर चली जाती है। लाली को दुनियादारी की इतनी जानकारी नहीं थी और इसी वजह से वो इस तरह बेवकूफियां करती रहती। एक रोज लाली दिन भर का सारा काम करके बहुत थक जाती है, इसीलिए रात में खाना बनाते वक्त उसे बहुत आलस आने लगता है। हे भगवान, मेरी आज की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? सब्जी और दाल चावल तो बन चुके हैं, लेकिन रोटियां, अभी और 20 रोटियां बनानी है। यहाँ मैंने सिर्फ 2 ही बनाई है। तभी लाली की नजर घर में पड़े उसके ससुर जी की जेरोक्स मशीन पर जाती है। उस दिन ससुर जी ने इस मशीन में जो कागज डाला था, उस कागज के हूबहू ढेरों हम शक्ल तैयार हो गए थे। मैं भी वही करूंगी। मैं एक रोटी डालूंगी तो ऐसे ही ढेर सारी रोटियां तैयार हो जाएंगी। हाँ, यही सही रहेगा। लाली फटाफट रोटी को जेरोक्स मशीन में रख देती है, लेकिन 5 मिनट बाद वो जेरोक्स मशीन खराब हो जाती है और उसमें से धुआं आने लगता है। तभी वहां पर लाली की सास अनामिका, ससुर भूषण और जेठानी रिया आ जाते हैं। ओ नो, ये क्या? ये तुमने क्या कर दिया लाली बहू? जेरोक्स मशीन में रोटी डाल दी। इससे इसका सिस्टम खराब हो गया है। अरे बेवकूफ लड़की, तेरी अकल क्या घुटनों में है? रोटी को कोई जेरोक्स मशीन में डालता है क्या? लेकिन मुझे लगा कि वो जैसे कागज के हमशक्ल कागज तैयार हो गए, वैसे ही रोटियां भी आ जाएंगी। तुम सच में बेवकूफ हो लाली, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे डफर, जेरोक्स मशीन में सिर्फ कागज की कॉपीज प्रिंट हो सकते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है जैसे कि तुम किसी और ग्रह से आई हो। और नहीं तो क्या। लाली चुप रहती है। दिन ब दिन उसकी ये बेवकूफियां, ऐसी हरकतें बढ़ने लगती हैं और घर वाले उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होने लगते हैं। उसे शहर की भाषा, तौर तरीके और रहने सहने के बारे में कुछ ठीक से पता न होने के कारण वो इस तरह बेवकूफियां करती रहती है। एक दिन जब पूरा परिवार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, तभी खाना खाने के बाद वेटर के दिए नींबू और गर्म पानी को लाली पीने लगती है और उसे यूं उस पानी को पीता देख वहां बैठे सभी लोग हंस पड़ते हैं और लाली के ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। अरे अनामिका, ये तुम्हारी बहू ऐसे इस पानी को क्यों पी रही है? इससे पता नहीं है क्या कि ये नींबू पानी नहीं, ये तो हाथ धोने वाला पानी है। क्या ये भी है? बड़ी बेवकूफ बहू है तुम्हारी अनामिका। घर जाने के बाद, लेकिन माँ जी, मैंने... चुप, एकदम चुप। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है अब। अरे हमें क्या पागल समझ रखा है तूने? लाली, तुमने तो हम सबकी नाक ही काट दी आज। हाँ। तुम्हें शहर में रहते हुए पूरे 2 महीने होने आए हैं, लेकिन हर रोज तुम कुछ ना कुछ अतरंगी करती रहती हो और हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाती रहती हो। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। 1 मिनट, मैं अभी आई। अरे अब कहाँ जा रही हो?
लाली अपने कमरे में जाकर ड्रॉर में से चिपकू गम लाती है। अब ये चिपकू गम क्यों लाई हो तुम बाहर? अभी तो दीदी ने कहा ना कि मैंने आज आप सबकी नाक काट दी है, तो उसी वजह से मैं ये गम लेकर आई हूँ ताकि मैं आप सबकी कटी हुई नाक फिर से जोड़ सकूं। सॉरी। अरे यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमसे शादी करके। सुधर जाओ लाली, सुधर जाओ। अगर तुम्हें शहर में रहना है तो यहाँ के तौर तरीकों को सीखना होगा। यहाँ क्या कैसे होता है सब कुछ सीखना होगा। राज के पापा एकदम सही कह रहे हैं। अगर तुम कुछ सीखोगी ही नहीं तो कैसे चलेगा। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आइंदा से और कोई बेवकूफ़ी ना करूं और सही से रहूं। बहुत उपकार होंगे तुम्हारे। लाली सबको ये कह तो देती है कि वो अब आइंदा से कभी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी, लेकिन जाने अनजाने में उससे कोई न कोई बेवकूफ़ी होती ही रहती है। ऐसे ही एक रोज जब राज का जन्मदिन होता है, तभी घर पर उसके पढ़े लिखे दोस्त आते हैं और लाली उनके सामने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी से उन्हें खूब हंसाती है। हेलो हेलो, वेलकम, माई सेल्फ लाली राजवंश। हॉट हिज योर नेम? अरे राज, तेरी बीवी तो एकदम एंटीक पीस है यार। कहाँ मिली तुझे ये? सच में बहुत फनी है। इन्हें तो किसी कॉमेडी शो में होना चाहिए। क्यों राज? तुम लोग यहाँ मेरी बीवी का मजाक उड़ाने आए हो क्या? हैं? निकलो निकलो यहाँ से। राज बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उन दोस्तों को घर से बाहर ढकेल देता है। अगले दिन राज घर पर एक दूसरी लड़की के साथ आता है और दोनों के गले में वरमाला होती है। राज और उस लड़की को देख सभी हैरान रह जाते हैं। लाली के तो होश ही उड़ जाते हैं। राज बेटा, ये क्या? तूने नई शादी की? राज जी, आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूंगी? अब मेरा क्या होगा? आपने मेरी सौतन लाई, ये आपने अच्छा नहीं किया राज जी। आपने ये बहुत बुरा किया है मेरे साथ। कुछ बुरा नहीं किया है मैंने। अरे तुम्हारी जगह मैंने एक नई लड़की से शादी की है जो तुमसे कई गुना ज्यादा होशियार, समझदार और पढ़ी लिखी है। बिल्कुल सही किया तुमने राज बेटा। इस बेवकूफ बहू से अच्छी हमारी नई समझदार बहू ही है। लाली को बहुत बुरा लगता है और वो भावुक होकर सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं अनपढ़ हूँ, बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। राज जी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सुधर कर दिखाऊंगी। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और शहर के तौर तरीके भी सीखूंगी। तभी सभी हंसने लगते हैं। ये क्या? आप सब अचानक से हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ? लाली, ये लड़की मेरी दोस्त है। मैंने इससे शादी नहीं की है। ये सब एक नाटक है। मैंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो इसलिए ये नाटक किया। तुम अनपढ़ हो, ना समझ हो, वो हम समझ सकते हैं। आखिरकार तुम ठहरी एक गांव की लड़की, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को ठीक ना करने की जगह बस गलतियां करते रहे, वो तो गलत है ना। तुमने आज अपनी गलती मान ली और हम सबको ये वचन दे दिया कि आज से तुम सुधरोगी। यही तो हमें चाहिए था। धन्यवाद। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप सब जैसे ससुराल वाले मिले। लाली उस दिन के बाद पढ़ाई करने लगती है। वो शहर के तौर तरीके सीखने लगती है और ऐसे करते करते 2 से 3 सालों बाद वो न सिर्फ एक समझदार और होशियार बहू बनती है, बल्कि उसे एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी मिलती है। सोमपुर कहकर एक गांव में कलावती नामक एक कंजूस ढाबे वाली रहती है, जो अपने ढाबे में जो भी खाना पकाती है उसमें कम दाम वाले पदार्थ और फूड कलर की मिलावट किया करती है। अब इस दाल में मैं ये फूड कलर मिलाऊंगी, जिसके बाद ये दाल पूरी तरह लाल रंग की हो जाएगी। कम दाम में ज्यादा पैसा कमाना इसे कहते हैं। क्यों करूं मैं ज्यादा पैसे खर्चे? अरे भाई, कंजूसी करोगे तभी तो जाकर अमीर बनोगे, हाँ नहीं तो। लेकिन कलावती को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके मिलावटी पदार्थों के कारण उसके ढाबे पर खाना खाने वाले ग्राहकों की तबीयत पर उसका बुरा असर पड़ने लगता है। उस गांव में एक और ढाबे वाली होती है जिसका नाम उर्मिला होता है। उर्मिला अपने ढाबे में पूरी ईमानदारी से खाना बनाया करती है। ये लीजिए, आपके लिए 2 गुलाब जामुन फ्री। आप मेरे ढाबे के आज के पहले ग्राहक हो इसलिए। अरे धन्यवाद उर्मिला जी, आपके ढाबे का खाना सच में कमाल का है। बिल्कुल घर के जैसा खाना है। हाँ हाँ उर्मिला बहन, मैं तो कहती हूँ तुम्हारे हाथ का बना हुआ कड़वा करेला भी स्वादिष्ट बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हाथों में वाकई में अलग से जादू है। धन्यवाद बहन जी।
कलावती के मुकाबले उर्मिला के ढाबे पर ज्यादा ग्राहक खाना खाने जाते हैं। ये देख कलावती को काफी जलन होती है। इस भूतनी उर्मिला की तो ऐसी की तैसी। अब देखना, मैं अपने ढाबे के खाने में और ज्यादा सस्ते पदार्थ मिलाऊंगी और कम पैसे खर्च करके दाम भी कम कर दूंगी, जिसके बाद ग्राहक उर्मिला के ढाबे के खाने से भी कम दाम देकर मेरे ढाबे पर ही खाना खाने आएंगे सारे ग्राहक। अब कलावती अपने ढाबे के खाने में और ज्यादा मिलावट करती है और अपने हर एक पदार्थ के दाम और कम कर देती है, जिसके चलते ग्राहक उसके ढाबे पर ही खाना खाने आने लगते हैं। इन सब से उर्मिला के मन में शक होने लगता है। ये क्या, एक रोटी का रेट केवल 2 रुपए? लेकिन ये कलावती इतने कम दाम में खाना कैसे बेच सकती है? इसे क्या मुनाफा होता होगा? कुछ तो गड़बड़ है। उर्मिला कलावती के ढाबे में झांकती है। तब वो वहां कलावती के सड़े हुए पदार्थ और सस्ते एक्सपायर डेट वाले सामान को इस्तेमाल करके खाना बनाते देखती है। ये देख उर्मिला के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, ये बहुत गलत किया है कलावती ने। हाय, इसकी कंजूसी के कारण ही गांव में कई सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग जैसी जानलेवा बीमारी हो रही है। नहीं, मुझे इस कंजूस कलावती का पर्दाफाश करना ही होगा। मैं अभी सारे गांव वालों को बुलाती हूँ। जब ये रंगे हाथ पकड़ी जाएगी ना, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। उर्मिला फौरन जाकर सारे गांव वालों को बुलाती है और तभी सभी गांव वाले कलावती को रंगे हाथ कंजूसी करके मिलावट वाला खाना बनाते हुए पकड़ लेते हैं। मैं कलावती, तुम ये एक्सपायर्ड डेट वाला तेल और आटा इस्तेमाल करती हो? और क्या, ये तो नदी का गंदा पानी है। अपने ढाबे का पानी का बिल बचाने के लिए ये कलावती नदी का गंदा पानी इस्तेमाल करके खाना बनाती है। 2-2 दिन पुरानी बासी दाल और सब्जी ये अपने ग्राहकों को खिलाती है। और तो और इसके आटे में आधा तो सफेद मिलावट वाला सस्ता पाउडर होता है। कलावती, तुम्हारी कंजूसी के कारण गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? चे कितनी गिर सकती हो तुम। बस बहुत हुआ। अब ये कंजूस ढाबे वाली इस गांव में एक पल नहीं रहेगी। इसे ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हाँ, ये कलावती इस गांव में नहीं रहेगी। निकल जाओ इस गांव से कलावती, अभी के अभी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मत निकालो इस गांव से। इस ढाबे का ही तो सहारा है। मेरा जीवन इसी से चलता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगी, कोई मिलावट नहीं करूंगी। नहीं कलावती, अब तुम्हें कोई माफी नहीं मिलने वाली। दफा हो जाओ हमारे गांव से, वरना हम तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। कलावती को ना चाहते हुए भी अपनी गलती के कारण गांव छोड़कर जाना ही पड़ता है और उसके बाद गांव में सभी उर्मिला के ढाबे पर ही खाना खाने जाने लगते हैं और वो खूब तरक्की करने लगती है। वहीं गांव से बाहर जाकर कलावती बहुत गुस्सा हो जाती है। नहीं, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। छोड़ूंगी नहीं मैं उस उर्मिला की बच्ची को। मुझे गांव से बाहर निकलवाया ना, अब मैं तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगी। तुझे भी गांव वालों की नजरों में बुरा बना दूंगी और जो मेरे साथ हुआ है वो अब तेरे साथ भी होगा और ये मैं करके ही रहूंगी। मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। कलावती अब बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। एक दिन उर्मिला को गांव के मंदिर में प्रसाद देने का ऑर्डर आता है, जिसके लिए वो सुबह 4 बजे उठकर ही हलवा बनाने में लग जाती है। घी कहाँ है? घी के बिना तो हलवा बनेगा ही नहीं। ये रहा। आज जल्दी जल्दी सारा काम करना होगा मुझे। पूरे 200 से भी ज्यादा लोग आने वाले हैं मंदिर के आगमन के लिए। जल्दी बनाने के साथ साथ मुझे अच्छे से अच्छा हलवा बनाना है, ताकि इसी हलवे के प्रसाद को ग्रहण करने वाले हर भक्त का मन इसके एक निवाले से तृप्त हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है उर्मिला। तेरे इस प्रसाद को खाकर सारे भक्त सीधे परलोक की यात्रा पर जाने वाले हैं। अब तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले उर्मिला। तूने मेरे साथ गलत करके अपनी बर्बादी को खुद न्योता दिया है। उर्मिला सारा प्रसाद बना लेती है, लेकिन कलावती ये सब देख लेती है और जब उर्मिला थोड़ी देर के लिए अपने ढाबे के दूसरे काम में व्यस्त हो जाती है, तभी कलावती फौरन उस हलवे में जहर मिला देती है। अब इस जहरीले हलवे को खाकर गांव वालों की मौत हो जाएगी और फिर उर्मिला को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। बड़ी आई थी मेरा बुरा करने वाली।
लेकिन मंदिर में आए हुए सारे भक्त उर्मिला के बनाए गए हलवे को बड़े चैन से खाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। तभी कलावती ये देख एकदम से हैरान रह जाती है। ये क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब हलवे को खाकर जिंदा कैसे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी वहां पर कलावती को एक आवाज सुनाई देती है। क्यों कलावती, तुम्हें लगा कि तुम मेरे भक्तों को इतनी आसानी से मौत के मुंह में डाल दोगी और वो चले भी जाएंगे? नहीं, ये तुम्हारे मन का वहम है, क्योंकि मेरे भक्तों की मैं हमेशा रक्षा करूंगा। भगवान जी, आपकी आवाज मुझे माफ कर दीजिए भगवान जी। मैं तुम्हें अपनी गलती को सुधारने का एक आखिरी अवसर दे रहा हूं। अगर तुमने फिर से ऐसी कोई गलती की तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा कलावती। नहीं नहीं भगवान जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं ईमानदारी से काम करूंगी और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको वचन देती हूँ भगवान जी। कलावती भगवान जी से किए गए इस वचन को निभाती है और दूसरे गांव में जाकर ईमानदारी से काम करती है और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है। वही उर्मिला अपने ढाबे में दिन रात मेहनत करके खूब प्रगति करती है और गांव में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।